So we are covering March, April, May, and we have covered Bharatiya Nyaya Samhita and 16th Finance Commission. Who is the chairman of 16th Finance Commission? बस इतना ही याद रखना और कुछ नहीं. ओके, रेस्ट मैं बता चुका था. क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट ऑन लेजिस्लेटिव प्रिविलेज, लैंडमार्क जजमेंट एक नया आया, नए विस्टास ओपन हो रहे हैं. देन रूल्स नोटिफाइड अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पॉसिबल, प्री का एक क्वेश्चन है. देन पीआईबी का एक फैक्ट चेक यूनिट, अभी मैटर सबजुडाइज है. देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम दैट इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड फॉर प्री एंड मेंस बोथ पर्पस. देन पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मोस्टली फॉर प्री पर्पस, फैक्चुअल थिंग ओनली. Then World Press Freedom Index, both for prelims and mains purpose. So we start with, okay, भारतीय न्याय संहिता हो गया कल हमारा, 16 फाइनेंस कमीशन हो गया. We start with Supreme Court on legislative privilege. So करंट अफेयर अगर करना हो तो 2 लाइन के अंदर कवर हो जाएगा, लेकिन what is the basic premise of this thing? So premise is basically Article 105 of Indian Constitution, and that calls for इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस. तो इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस क्या, एक बार समझ लीजिए, फिर मैं लिखवा दूंगा इसको. सो बेसिकली कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन प्रोविजन है और कुछ है प्रैक्टिसेस. पार्लियामेंटेरियन हाउस के अंदर बिना किसी फियर के अपनी बात रख सकें, वो चाहे डिबेट एंड डिस्कशन के ऊपर हो या फिर बिल्स के पास होने के ऊपर हो, तो उनके ऊपर कोई आउटसाइड फियर नहीं होना चाहिए. तो कुछ इम्यूनिटीज प्रोवाइड की गई हैं. इम्यूनिटी मतलब बाहर के किसी कानून से कुछ छूट टाइप की उनको दे दी गई है, और कुछ प्रिविलेज, स्पेशल राइट्स उनको दिए गए हैं. एनीवन, व्हाट आर द इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस? सिविल केसेस के दो हाउस चल रहे हैं, 40 केसेस क्या कितने तक में सर्विस इन्वेस्ट. ओके ओके ओके. और जी अब्यूज कर सकते हैं, मतलब ये प्रिविलेज दिए गाना कड्डो. हाँ जी वीरे, कोर्ट लाइबल नहीं है, पर्सनल लाइबल नहीं है, टुवर्ड्स द कोर्ट. ठीक है ठीक है. और कुछ व्हाट आर द इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस? ओके, क्विकली कवर करते हैं इस चीज को. आप 2 हेड में बांट सकते हैं. एक, इम्यूनिटीज इंजॉयड बाय द एमपीज, अगर आप एमपी हैं तो आपको क्या इम्यूनिटी होने वाली है. और दूसरा, प्रिविलेज इंजॉय बाय द हाउस. सो जैसे यहां पर है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा यहां पर है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, और तीसरा यहां पर है जूरी सर्विसेज से फ्रीडम. 3 हेड में बांट लीजिए. कीवर्ड्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, यहां लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, ऑन सिविल केसेस, ये स्पेशल मेंशन कर लीजिएगा. और तीसरा फ्रीडम फ्रॉम जूरी सर्विसेज, जूरी सर्विसेज. ओके, ठीक है पंकज, हाँ एग्जैक्टली. ओके, ऑन द हाउस नोट पर लिखिए राइट टू पब्लिश, राइट टू एक्सक्लूड, और तीसरा रखिए राइट टू पनिश. पब्लिश, राइट टू एक्सक्लूड, राइट टू पनिश. ओके, लिख लें कीवर्ड्स, क्विकली समझ लेते हैं. सिंपल, फ्रीडम फ्रॉम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. लेकिन यार ये तो आर्टिकल 19(1)(a) में सभी सिटीजन्स को भी है, एंड एमपीज आर सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट क्वालिफिकेशन. तो यहां पे दोबारा से लिखने की जरूरत क्या पड़ गई, पहले भी तो था. बिकॉज इट इज लार्जर, और इसी का इंप्लीकेशन इस केस के अंदर आएगा. लार्जर मींस यहां पर व्यवस्था ये की गई है कि हाउस के अंदर अगर कोई भी एमपी, और वीज़ाविस टू एमएलएज, आर्टिकल में नोट करवा दूंगा आगे, तो एमपीज और एमएलएज हाउस में अगर अपनी कोई भी बात रखते हैं, कोई भी स्पीच है या कोई उनका एक्सप्रेशन है,
तो वो आउटसाइड द हाउस लायबल नहीं होंगे, मतलब कि किसी थाने कचहरी में उनके ऊपर केस दर्ज नहीं किया जाएगा उनके स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर। अब ये दिया क्यों गया है? अगर आप पॉजिटिव साइड देखें तो वैसे तो इसके पीछे हैं ब्रिटिश ट्रेडिशंस। जब ब्रिटेन के अंदर उनकी पार्लियामेंट ग्रो कर रही थी, डेवलप हो रही थी, तो किंग से टसल चल रहा था। किंग नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंटेरियन के पास ज्यादा पावर आए, और कई बार पार्लियामेंट इस तरीके के लॉस पास कर देती जो किंग के हक में नहीं थे। तो पार्लियामेंटेरियन को किंग से सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी। कई बार हाउस के अंदर पार्लियामेंटेरियन किंग्स के या किंग के किसी ऑर्डर को क्रिटिसाइज करते थे, किंग अरेस्ट ऑर्डर कर देते थे। तो बेसिक तो वहां से निकल के आता है यार, किंग के ही खिलाफ या किंग के सामने कुछ प्रोटेक्शन दी जाए, यहां ओपन डिबेट हो सके। मतलब ब्रिटिश ट्रेडिशन में आपको वो भी जिक्र मिल जाएंगे रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर कि किंग अपने आर्म्ड गार्ड के साथ हाउस में एंटर हुए, जाके स्पीकर को उठाया और स्पीकर की कुर्सी पर बैठ गए, और उसके बाद एक पर्ची दे दी और कहा 5-6 नाम दिए पार्लियामेंटेरियन के कि ये मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इनको अरेस्ट करके लेके जाऊंगा। और फिर आगे स्पीकर ने डिनाई कर दिया था। तो बेसिक तो वहां से चीज आती है, क्लियर। और फिर अगर मॉडर्न टाइम्स में आप देखें तो सर सीधी बात है, जैसे आपने कहा सडिशन है ना, अब सडिशन की डेफिनेशन हम नोट कर चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता में भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हाउस में तो बहुत सारी ऐसी डिबेट होंगी जहां देश की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, उसके बारे में बात की जाएगी। कश्मीर मुद्दा हुआ, कल को हाउस में डिबेट डिस्कशन होगा, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। पहली बात तो अकाउंटेबिलिटी की आएगी, जो अब तक कहीं मीडिया में नहीं पूछा जा रहा है कि बाकी सब ठीक है, ये बताइए लैप्स कहां हुआ है, जिम्मेवार कौन है, अकाउंटेबल तो कीजिए, हेड्स मस्ट बी रोलिंग फॉर दिस लैप्स। अब कल को पार्लियामेंटेरियन को अगर आप ये इम्यूनिटी ना दें तो पार्लियामेंट के एमपीज के दिमाग में हमेशा ही फिर चलेगा, यहां मेरे मुंह से कोई बात निकली, बाहर पर्चा दर्ज हुआ। तो आप ही सोचें, आप एमपी हैं, आप फ्रीली डिबेट डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव साइड ये है, क्लियर है यहां तक? ओके, दूसरे पे आ जाइए सर, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। ये सिंपल है, चाहे लिख लीजिए इसके साथ, ड्यूरिंग द सेशन, 40 days प्रायर द सेशन, 40 days आफ्टर द सेशन। आई रिपीट, ड्यूरिंग द सेशन, 40 days prior to session, 40 days post to the session. MP cannot be arrested upon civil case. क्रिमिनल इम्यूनिटी नहीं है। क्रिमिनल केस में किसी एमपी को किसी भी वक्त अरेस्ट किया जा सकता है, क्लियर। ये भी सब क्या, वही ब्रिटिश वाली गेम। देन इट कम्स टू फ्रीडम फ्रॉम जूरी सर्विसेज। ये है सिर्फ ड्यूरिंग द सेशन। ड्यूरिंग द सेशन लिख लीजिए, एमपी कैन नॉट बी कंपेल्ड। ड्यूरिंग द सेशन एमपी vis-a-vis एमएलए ऑफ कोर्स कैन नॉट बी कंपेल्ड टू पे जुडिशियल सर्विसेज। जूरी सर्विस, जुडिशियल सर्विस मतलब एमपी को समन करके ये नहीं कह सकते हैं आप कुछ विटनेस देके जाइए, आप कोई डिस्क्लोजर एविडेंस देके जाइए, कोर्ट में हाजिरी दीजिए। ये सिर्फ इसलिए है कि एमपी ड्यूरिंग द सेशन अपना सेशन अटेंड कर सके। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट, एनी डाउट? नहीं कर सकता, ड्यूरिंग द सेशन नहीं कर सकता। ये वही गेम है, जैसे वर्ड क्या यूज किया हमने, कंपेल। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं कि समन नहीं कर सकते, समनिंग हो सकती है। तो जैसे हमारे साथी ने कहा कि क्या होता है, अगर कोर्ट ने आपको समन किया और आप कोर्ट में नहीं जा रहे हैं तो नॉर्मली होता है 2-3 बार वो बर्दाश्त कर लेंगे, तीसरी चौथी बार में वो कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर देंगे, फिर पुलिस आपको अरेस्ट करके लेके जाएगी। ये होता है कंपेल। ये नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि समन भी नहीं कर सकते हैं, समन तो होता रहता। क्लियर है यहां तक? लाइक वी आर हैविंग पार्लियामेंटेरियन जिनके ऊपर 200 केस चल रहे होते हैं। यस, आई मीन इट। एडीआर का डेटा उठा के देख लीजिएगा, 200 केस भी आपको एमपी पे मिल जाएंगे। अब सोचो जिस पे 2 केस चल रहे हैं साल में, उसकी कितनी तरीकें पड़ रही होंगी। आई बिलीव हर तीसरे दिन उसको तो कोई ना कोई समन आ रहा होगा। समनिंग होती रहेगी, लेकिन ड्यूरिंग द सेशन कंपेल नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक? देखिए है क्या, इसमें मैं कुछ नए नहीं पढ़ा रहा हूं, आपने ऑलरेडी सबने बता ही दिया था। मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूं कि अब आप उस स्टेज पे हैं जहां क्लैरिटी लेके आइए। ऐसा तो नहीं है जो मैंने अभी बताया आपको बिल्कुल नहीं पता था। पॉलिटी अगर आपने पढ़ी तो आपको पता है अच्छे से।
व्हाट इज नीडेड एट दिस मोमेंट, जब आपकी तैयारी एडवांस लेवल पे जाने वाली है, चीजों को और क्लैरिटी के साथ लेके आइए, क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए। अदरवाइज क्या प्रॉब्लम आती है, जो मैं बार बार कहता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन सारे पढ़े पढ़े लग रहे होंगे, सोल्यूशन नहीं निकल रहे होंगे। तो वी नीड एक्यूरेसी, क्लैरिटी के साथ चीजों को याद कीजिए। इस स्टेज में होगा, फर्स्ट स्टेज में नहीं होता। क्लियर है यहां तक? तो टक टक करके यार पॉइंट ये है, बाकी कहानी तो आपको पता है, मेंस में तो जितना मर्जी लिटरेचर लिख लो इसके ऊपर। ओके, कम टू अदर साइड, सॉरी, हाउस। अब हाउस क्या प्रिविलेज एंजॉय करता है? जस्ट टू मेंटेन द ऑनर ऑफ द हाउस। तो हाउस के पास ये पावर है कि पहला तो राइट टू पब्लिश और नॉट टू पब्लिश, दो एक्सप्रेशन है। वैसे तो आजकल लाइव टीवी का जमाना है, तो सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है संसद टीवी पे, लेकिन किसी दिन हाउस ये कर सकता है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी। व्हाट इज इन कैमरा प्रोसीडिंग? कि आज का लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। सपोज यार लोकसभा में इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन है, तो हम इसको लाइव टेलीकास्ट क्यों करें? फिर तो चाइना भी बैठ के देख रहा होगा, पाकिस्तान, यूएस सब देख रहे होंगे, तो इन कैमरा प्रोसीडिंग कर सकते हैं। दूसरा इसका एक्सप्रेशन ये है कि हाउस की सारी कार्रवाई ऑन रिकॉर्ड जाती है। अगर आपने लाइव टीवी देखा है तो वेल ऑफ द हाउस में बेसिकली क्या होता है, वहां पर सेमी सर्कल में कुछ लोग बैठे हैं टाइपराइटर से रख के, वो क्या काम कर रहे हैं? हाउस में जिस भी एमपी ने जो भी स्पीच दिया है, एवरीथिंग इज रिड्यूस टू राइटिंग, और वो सब कुछ लाइब्रेरी में स्टोर होता है, ताकि 40 साल 50 साल बाद जो पीढ़ियां आएंगी वो उन चीजों को पढ़ें, वो देखें कि जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया था तो हाउस में क्या डिबेट हुआ था, जब 370 स्क्रैप डाउन हुआ था तो किस पार्टी ने, किस एमपी ने क्या विचार रखे थे, एनरिच हो सके। और सब कुछ रिकॉर्ड में रहना चाहिए क्योंकि फॉर्मल जगह है। तो राइट टू पब्लिश, एक तो वो पब्लिश भी कर सकते हैं, या फिर कई बार अगर हाउस में कोई ऐसी बात हुई है जिसका रिकॉर्ड पे जाना ठीक नहीं है, नॉट टू पब्लिश एज वेल। तभी अगर आप कार्रवाई देखें तो कई बार चेयर क्या कह रहे होते हैं? एक्सपंज, एक्सपंज, नथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड, नथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड। क्लियर है यहां तक? ओके, देन कम टू राइट टू एक्सक्लूड। अगर हाउस की कार्रवाई में कोई भी पर्सन उसको हिंडर करने की कोशिश करता है, सही तरीके से नहीं चलने दे रहा, तो राइट टू एक्सक्लूड भी है। तो चेयर ऑर्डर कर देगी, पर्सन को एक्सक्लूड कर दीजिए। सस्पेंशन अलग है, सस्पेंशन नंबर ऑफ डेज के लिए होता है, एक्सक्लूड बस उस वक्त हाउस से विड्रॉ करना होता है। क्लियर है यहां तक? सस्पेंशन नंबर ऑफ डेज के लिए। तो पहले तो उसी पर्सन को कहा जाता है प्लीज एक्सक्लूड योरसेल्फ, और अगर वो खुद को एक्सक्लूड नहीं करते हैं तो फिर मार्शल आउट ऑर्डर होता है। फिर 4-5 लोग हट्टे कट्टे सफारी सूट पहन के आएंगे और बड़े प्यार से पूछेंगे जनाब आप पे चलोगे कि ले चलिए? तो फिर आप देखेंगे कि उठाकर, खींच कर, घसीट कर भी बाहर किया जा सकता है। मैं जब भी ये पढ़ता हूं मुझे ना बिहार असेंबली का तो बिहार असेंबली में क्या हुआ, मार्शल आउट ऑर्डर हुआ और सारी अपोजिशन को मार्शल आउट हो गया। तो अंदर तो कैमरा लगे हुए थे, वो तो दिख रहे थे कि पुलिस एंटर हुई है, उन्हें ले गए। तो जब तक हाउस के कैमरा थे तब तक उनके कपड़े वपड़े ठीक थे। अब क्या होता है, हाउस में अकेला कमरा नहीं है, हाउस के बाहर बहुत सारे कमरे होते हैं। उसके बाद होती नहीं है प्री और पोस्ट की फोटो, फिर एक आई उनके हाउस से बाहर निकलने की, किसी का हाथ टूटा है, किसी की आंख सूजी, किसी के कपड़े फटे, आई डोंट नो यार, सनी देओल साहब की, हाँ ठीक है ठीक। तो उस इंसिडेंट में ये हुआ था कि एमएलए ने बाहर निकल के बोला मार्शल आउट नहीं किया, बोले वहां से हाउस से निकाल के पहले कमरों में लेके गए, फिर हमारी कुटाई। वेल दैट इज इलीगल, वो नहीं होना चाहिए। चलिए याद रख लीजिएगा एग्जाम्पल से। एक्सक्लूड भी किया जा सकता है। देन राइट टू पनिश। अगर कोई भी एमपी अपनी प्रिविलेज का नाजायज फायदा उठाएगा, जैसे हमने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए आउटसाइड द हाउस पनिश नहीं होंगे, इसका मतलब सर कंप्लीट इम्यूनिटी तो इस कॉन्सेप्ट में भी नहीं है। हु इज विल्डिंग द राइट टू पनिश? दैट इज द चेयर। तो फिर हाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। महुआ मित्रा, एथिक्स कमेटी, वो भी आगे पढ़ेंगे, करंट अफेयर में आ जाएगा। इवन अप टू जेल एज वेल। तो पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कि कैसे कुछ पत्रकारों को जेल भेजा गया।
या आप YouTube पे सर्च कीजिएगा, अभी साल 2 साल पहले की बात है, कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स वो हाउस में आके माफी क्यों मांग के गए। तो इवन द चेयर होल्ड्स द पावर टू सेंड अ पर्सन टू प्रिजन एज वेल। और ये कोडिफाइड कुछ नहीं है, कहीं इसके रूल्स वगैरह ज्यादा डिफाइंड नहीं है, बस राइट टू पनिश इनके पास है। याद रह जाएगी चीज? एनी डाउट? सो क्लियरली पहले तो आर्टिकल क्लियर कर लीजिए, स्टैटिक पार्ट, यूपीएससी वाली गेम ना हो जाए। यूपीएससी क्या करता है कई बार कि जो चीज करंट अफेयर में ज्यादा हो उसका करंट अफेयर ना पूछ के स्टैटिक पूछ लेंगे, खासकर पॉलिटी में गेम प्ले करते हैं वो। उनको तो डिसमिस ही कर दिया गया था, एज ए एमपी डिसमिस कर दिया था। हाँ जी बिल्कुल, इंदिरा मैडम ने लड़ी थी उसके बाद में इलेक्शन। क्लियर है यहां तक? महुआ मित्रा डिसमिस्ड, अब फिर से लोकसभा के अंदर है वो, क्यों? दोबारा इलेक्शन लड़ लिया उन्होंने क्या? ओके, सो रिमेंबर आर्टिकल 105 एक आर्टिकल याद रखना। दूसरा, एमपीज की क्या इम्यूनिटी है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज लार्जर देन फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, फ्रीडम फ्रॉम जूरी सर्विस। हाउस के पास है राइट टू पब्लिश, नॉट टू पब्लिश, राइट टू एक्सक्लूड एंड राइट टू पनिश। याद हो गया? ओके 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 ओके, चलिए एक मिनट सर। रिलेट विद अमृतपाल विच इज एन इलेक्टेड एमपी बट इज इन कस्टडी अंडर एनएसए। सर रिपीट द पनिशमेंट पार्ट। ओके ओके ओके, सी अगेन आई एम सेइंग फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट अपॉन सिविल केसेस। अमृतपाल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके ऊपर क्रिमिनल नहीं, सिवियर क्रिमिनल चार्जेस हैं अंडर एनएसए। प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, अरेस्ट रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। मैं फिर से वेरी कैटेगरिकली रिपीट कर रहा हूं, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट ओनली इन दैट टू ड्यूरिंग द सेशन से 40 दिन पहले, 40 दिन बाद। सिविल केसेस, क्रिमिनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी अरेस्ट किए जा सकते हैं। क्या? ओके ओके मंगेश। पनिशमेंट पार्ट, आईफोन पनिशमेंट अगर लार्जली सिंपल समझे कि कोई भी एमपी एमएलए अपनी प्रिविलेज का नाजायज फायदा उठाता है, अपनी प्रिविलेज को ब्रीच करता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि यार स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब कंप्लीट इम्यूनिटी तो नहीं दे दी है कि हाउस में आप कुछ भी करें। तो आप नेगेटिव पार्ट के ऊपर आइए, तो हाउस में कई बार आपको गाली गलौज देखने को मिलेगी, पेपर फाड़ के स्पीकर के मुंह पे मारने, माइक तोड़ देना एंड ऑल दैट थिंग। ठीक है? पेपर स्प्रे कांड पता है आपको? पेपर स्प्रे, आंध्र प्रदेश असेंबली चल रही थी और तेलंगाना वाला बिल प्रपोज होना था, मतलब उसके ऊपर डिस्कशन था कि क्या किया जाए। तो एक वैसे ही अपनी तरफ से ले आया था रेजोल्यूशन टाइप का कि हमें तेलंगाना चाहिए। अब उसको पता था जो एमएलए तेलंगाना का विरोध कर रहे हैं उसकी कुटाई करेंगे, उसे पहले ही पता था। और हुआ भी वही, जैसे ही उसने उठ के बिल पढ़ना शुरू किया, 4-5 एमएलए ने आगे कुटाई शुरू कर दी। भाई नीचे झुका, जेब से निकाला पेपर स्प्रे, पता है आपको? ऐसा जेब से निकाला, उनकी आंखों में डाल दिया और उसने बाहर आके कहा कि हाँ मुझे पता था आज मेरी कुटाई होनी, तभी पेपर स्प्रे लेके आया था। अब यार अगर आप ना इसको कंप्लीट आजादी दे दो, तो कल को 2 एमपी बाहर लड़े और बाहर आपस में बोले चुप, यहां लड़ेंगे तो पर्चा होगा। तू हाउस मिली जिवें काले च मुंडे धमकी देंगे, तू मैनू बाहर मिली, ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਤलो गारत हो जाएगी यार, ये तो कत्ल करने लग पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इन्हीं चीजों से बचाने के लिए अगर बाहर पर्चा नहीं होगा तो फिर किसके पास पावर है? सर खुद हाउस के पास पावर है कि वो पनिश कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? भगवंत मान साहब को जब ये लोकसभा एमपी थे 15 दिन के लिए हाउस से सस्पेंड किया गया था। रीजन पता है आपको? वीडियोग्राफी कर दी थी इन्होंने, लाइव टेलीकास्ट, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे हुआ था वो सब कुछ। तो बाकी सब ठीक था, बस भाई उस दिन थोड़ा 19 की हो गई थी, वीडियो बारो बनानी शुरू कर दी थी। वहीं करवा देंगे, हाँ जी कोई इशू नहीं, कहीं भी कंडक्ट करा सकता। हाँ जी
देखिए, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन हमें भी पता है कि इंडियन सिक्योरिटीज किस तरीके से ऑपरेट करती है। पार्लियामेंट के अंदर बॉम्ब कांड हुआ, आपकी बात सही है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए, लेकिन उतनी बेहतर नहीं है। हम जब सिक्योरिटी चेक्स को सोचते हैं तो हमें लगता है ये यूएस स्टाइल होगा, जो ओबामा की फोटो आती थी कि पहले अपना आईडी कार्ड दिखा, और वो अपना आईडी कार्ड दिखा रहे हैं। सर, हुआ ये कि पार्लियामेंट अटैक केस की कोई बरसी थी, जैसे होती ना हर साल बाद, तो मीडिया ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया कि हम देखते हैं सिक्योरिटी कितनी चेक हो रही है, जैसे प्रॉपर आईडी चेक होना चाहिए, फिर मे बी फ्रिस्किंग हो सकता है अगर चाहें तो, है ना। और ये जो आप बम की बात बता रहे हैं, इन्होंने पहले प्रॉपर रेकी की थी कि फ्रिस्किंग कहां नहीं हो रही, तब वो जूतों में छुपा के लेके गए थे, जूते चेक नहीं हो रहे थे। पूरा रिपोर्ट हुआ तो मीडिया के अंदर, और उन्होंने खुद बताया कि हम इस तरीके से लगे हैं। खैर, जिस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं फ्रिस्किंग की, क्या आप चेक करें। सर, मीडिया ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, तब लोकसभा में मेंबर हुआ करते थे शत्रुघ्न सिन्हा, द एक्टर। शत्रुघ्न सिन्हा का एक डुप्लीकेट पकड़ा इन्होंने, और उसके गले में ऐसी कार्ड वार्ड बना के डाल दिया। वो पर्सन लोकसभा एंटर हुआ है, मेन प्रमाइस बिल्डिंग में एंटर हुआ है, उसके बाद 1 घंटा अंदर घूम के बाहर आ गया। ये हमारे सिक्योरिटी चेक्स हैं। शायद यूट्यूब पे अब भी पड़ा हो, सर्च कर लीजिएगा। तो मैम, हम बात कर रहे हैं फ्रिस्किंग की, कि एमपीज की जेबें चेक की जाए। यहां यार ये नहीं पता लग रहा कि आपने किसी डमी को एंटर करा दिया। ये हमारी रियलिटी। क्लियर है यहां तक? चलें आगे, इससे पहले मुझ पे पर्चा हो रहा है आजकल। वो 2-3 एक्टिविस्ट पे हो गया है, पुलवामा पे उन्होंने भी वीडियो डाली थी, नेहा सिंह राठौर पे भी हो गया है। चलिए, यहां तक क्लियर। अब आ जाइए करंट अफेयर के ऊपर क्विकली। हुआ ये कि एक अर्लियर जजमेंट था, आई विल मेक यू राइट, दैट हुआ ये था कि लोकसभा में ये इल्जाम लगे एमपीज के ऊपर कि किसी मुद्दे को लेके वोटिंग थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन टाइप, और उन्होंने पैसे लेके सरकार के हक में वोट किया। सो मच सो दैट कि नोटों की गड्डियां हाउस में उछाली गई थी कि ये देखो, ये पैसा लिए बैठा, ये नहीं कि बैकएंड में कहीं आया हो। अब इसके बाद अगर आप ब्राइब ले रहे हैं इन ल्यू ऑफ वोटिंग, दिस इज करप्शन, तो केस दर्ज होना चाहिए अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। क्लियर? लेकिन फिर उन्होंने इम्यूनिटी का फायदा ले लिया, बोले हाउस में आपका कोई भी एक्सप्रेशन है, नाउ दिस इज माय एक्सप्रेशन टू टेकिंग ब्राइब, दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। पीसीए में केस दर्ज नहीं होगा, सजा देनी तो हाउस देखे। और अर्लियर जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड कर दिया, बोले ठीक है, केस दर्ज नहीं करेंगे। इसी केस का हुआ है रिव्यू। मैटर ऑफ फैक्ट, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये इम्यूनिटी खत्म कर दिया। बोले सर, ये ब्लैंकेट बेल नहीं है कि आप हाउस में कुछ भी करते रहें। अगर हाउस में ब्राइबिंग का केस होगा तो आप इम्यूनिटी का फायदा नहीं ले सकते, तब कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के थ्रू केस दर्ज होगा। सो दिस इज जस्ट लाइक एक और थर्ड वॉल ब्रेक कर दी गई है। जहां जहां इम्यूनिटीज है वहां पे सुप्रीम कोर्ट एंटर अप हो रहा है। प्लीज डू राइट। लोकसभा, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ, हो सकता है, आई एम रिमेम्बरिंग लोकसभा। लिखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल दैट MPs and MLAs cannot claim any immunity under Article 105. This for MPs, and Article 194. Article 194. This for MLAs. For the acts of bribery. For the acts of bribery
टू कास्ट अ वोट or make a speech in the house. Cast a vote or make a speech in the house. क्लियर है यहां तक? बस एक लाइन का करंट और क्वेश्चन. Rules notified for Citizenship Amendment Act 2019. First, please tell me what do we mean by CAA? क्या प्रोविजन है? Anyone? क्रिस्टल क्लैरिटी से एक्सप्लेन करना है. ट्राई इट. कौन कौन सी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश. ठीक है. 6 रिलीजन, स्पेसिफिक 6 रिलीजन. कौन कौन से? हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारस. वेरी गुड. 31 दिसंबर. क्या है इस डेट का इंपॉर्टेंस? ठीक है. प्रिसाइज एंड क्लियर, सिंपल. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें एक अमेंडमेंट की गई जिसमें लिखा गया 3 इस्लामिक कंट्रीज, दैट इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. इनसे 6 रिलीजियस कम्युनिटी, वेरी स्पेसिफिक, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, अगर ये लोग रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आ चुके हैं, एक, इनको इलीगल माइग्रेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा, और दूसरा, नेचुरलाइजेशन का टाइम हो जाएगा 5 इयर्स. तो सीधा है, सिटीजनशिप लेना आसान हो जाएगा. और वैसे भी आपने डेट रखी है 2014 की, आप ये लॉ ला रहे हैं 2019 में, 5 साल तो हो ही चुके हैं. तो 2019 में ही सिटीजनशिप मिलनी शुरू हो जाएगी. अब इसके पीछे की वजह यह थी कि इंडिया ने कहा कि भाई ऑलरेडी हो ये चुका है कि यहां पे रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से बहुत सारे लोग इंडिया आ चुके हैं. अब वो स्टेटलेसनेस की हालत में जी रहे हैं. हम अगर यहां से डिपोर्ट करते हैं, शॉर्ट मारे जाएंगे. और दूसरा, डिपोर्टेशन के लिए भी हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और रहे यहां पर बहुत सालों से रहे, तो अल्टीमेटली क्या करें यार, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सिटीजनशिप दे देते हैं. क्लियर? तो हम तो रिफ्यूजी क्राइसिस को संभालने की कोशिश कर रहे हैं. क्लियर यहां तक? ओके. देन किसी भी एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए यू नीड रूल्स. भाई आपने सब लिख दिया, लेकिन आपको यह तो तय करना पड़ेगा कि लोगों की सिटीजनशिप के लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम कौन कमेटी करेगी, सिटीजनशिप प्रोवाइड कौन करेगा. अच्छा, जब आपने सब कुछ लिखा है, कुछ प्रूफ्स भी तो चाहिए. तो प्रूफ्स कौन कौन से होंगे, ये सब बाय रूल डिसाइड किया जाता है. अब इंटरेस्टिंग ये है कि साल 2019 में ये लॉ बन गया, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के रूल बने जाके 2024 में. इसका मतलब 2019 से 24 तक ये लॉ नॉन स्टार्टर रहा, ये इंप्लीमेंट किया ही नहीं जा सका. लोकसभा इलेक्शन से पहले 2024 में इसके रूल डिसाइड कर दिए गए. तो बस हमें वो रूल समझना है, और बहुत ज्यादा इसका डेटा नहीं नोट करना, बस एक आइडिया बना लीजिए ताकि प्री में आप मार्क कर सकें. नाउ व्हाट इज द रूल? कम हियर. 2 चीजें समझें. एक है एम्पावर्ड कमेटी, फॉर व्हाट पर्पस? टू ग्रांट द सिटीजनशिप. और इसमें भी नोट करें रोल ऑफ सेंटर. या कुछ स्टेट्स ने यह कहा था कि ठीक है तुम बना दो सिटीजनशिप, तो सारा काम स्टेट के अंदर होने वाला है. पहले प्रपोजल ये था कि डीसी को पावर दे दी जाएगी. नाउ डीसी इज अंडर द स्टेट, तो कुछ स्टेट से धमकी आ रही थी कि हम इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? तो अल्टीमेटली एक थीम नोट करें, पावर सेंटर ने अपने हाथ में ले ली लार्जली. टू ग्रांट द सिटीजनशिप देयर विल बी एम्पावर्ड कमेटी, और कौन इसके मेंबर होंगे? एक है डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस के. हमारे यहां सेंसस कमिश्नर की एक पोस्ट होती है जो सेंसस कराने का काम करते हैं, मर्दमशुमारी का. तो वहीं पे डायरेक्टर होंगे, कौन है? सीनियर आईएएस होंगे. देन
एक ऑफिसर होंगे आईबी के, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के होंगे। क्यों सर? आप किसी भी पर्सन को दे रहे हो तो हो सकता है आपको उसके पीछे की इंटेलिजेंस भी गैदर करनी पड़े। कोई डिस्गाइज आइडेंटिटी लेकर यहां पर सिटीजनशिप लेने की कोशिश करेगा तो आईबी से आपको जांच पड़ताल भी तो करवानी होगी। ओके, देन एफआरआरओ, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। देन इट कम्स टू स्टेट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर, ये भी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के होंगे। देन कम पोस्ट मास्टर जनरल। तो बस ये पोस्ट याद रख लीजिएगा, अगर प्री में कहीं पूछ लें तो मार्क कर दीजिएगा। हालांकि आई डोंट बिलीव कि कंपोजिशन आपसे पूछा जाएगा। हद आपको ये पता होना चाहिए कि यस पंकज, आई हैव सेड नेचुरलाइजेशन पीरियड 5 ईयर, तभी सिटीजनशिप मिलेगी। पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट ऑफिस। एफआरआरओ, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। देखिए जितने भी फॉरेनर्स आते हैं ना, तो बाय रूल्स हैं। जैसे मान लीजिए कि 4-5 साल का वीजा कोई लेके आ गया, तो रूल्स ये कहते हैं कि हर 3 महीने पे लॉन्ग स्टे के लिए एफआरआरओ को रिपोर्ट करना पड़ता है। क्लियर है यहां तक? ओके, इनके पास यार डेटा होता है फॉरेनर्स का बहुत सारा, बेसिक गेम ये है। चलिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी कौन कौन है इसके अंदर लिख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वन नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 इनवाइटी फ्रॉम डीसी ऑफिस, कम से कम नायब तहसीलदार रैंक, एंड स्टेशन मास्टर ऑफ रेलवेज। स्टेशन मास्टर ऑफ रेलवेज। अब ये डीएलसी क्या काम करेगी? डॉक्यूमेंटेशन, या फिर रिसीविंग द एप्लीकेशन। अब आप समझें कि जो भी ये लोग हैं जो इन 3 मुल्कों से आए हैं, ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर हैं। जैसे वी आर हैविंग लाइक रिपोर्ट्स दैट बांग्लादेशीज आर ऑल ओवर द कंट्री। तो अब किसी भी पर्सन को अगर सिटीजनशिप क्लेम करना है तो सबसे पहले हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है। यहां पर आप अपनी एप्लीकेशन देंगे, ये एप्लीकेशन रिसीव करके उसकी स्क्रूटिनाइजेशन करके फिर डेटा कहां भेजेंगे? डेटा भेजेंगे एम्पावर्ड कमेटी के पास। सिटीजनशिप कहां से आएगी? एम्पावर्ड कमेटी से ग्रांट की जाएगी। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? ओके, नाउ प्रूफ। अब इसमें ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्टिंग की गई है, सारे नहीं याद रखने। लाइक कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ऑफ एनी काइंड, एनी लाइसेंस और सर्टिफिकेट, लैंड और टेनेंसी रिकॉर्ड, क्या किया आपने? रेंट एग्रीमेंट बना लिया कहीं पर। देन इट कम्स टू एनी अदर डॉक्यूमेंट इशूड बाय दीज कंट्रीज, जो ये प्रूव करती हो कि एप्लीकेंट वॉज देयर सिटीजन। ये प्रूफ ऑफ ओरिजिन है बेसिकली, याद रखिए। क्या मतलब यार, कुल मिला के कोई भी डॉक्यूमेंट शो कीजिए कि आप बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए। क्लियर? देन यू कम टू डेट ऑफ एंट्री। देखिए 2 तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत है। एक, आप अपनी ओरिजिन कंट्री बता सकें कि आई हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उसका कुछ ना कुछ प्रूफ लेके आइए। और दूसरा, फिर डेट ऑफ एंट्री भी तो बतानी पड़ेगी कि आप 2014 से पहले आए। ऐसे तो अभी 3 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान राइज हुआ तो बहुत सारे हिंदू और सिख कम्युनिटी इंडिया आई हुई है, वो भी क्लेम कर देंगे। उनको नहीं मिलने वाली है सिटीजनशिप, कम से कम इस लॉ के तहत। क्लियर? तो फिर ह्यूज लिस्ट ऑफ 20 डॉक्यूमेंट नोट्स में आपको मिल जाएगा, जस्ट आइडेंटिफाई के लिए याद कर लीजिए क्या क्या है सर। हेरिट लाइक कोई भी रेजिडेंशियल परमिट जो एफआरआरओ ने इशू किया हो। इसके अलावा आपका यहां पर मतलब 2014 से पहले बता दिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार है। आई बिलीव यू नो आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, इवन फॉरेनर कैन हैव आधार। देन कोई राशन कार्ड, कोई
गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ लेटर या किसी कोर्ट के द्वारा इशू किया लेटर, मतलब ऐसे बंदा उठ के कर दे कि जी ये देखो कत्ल केस है मेरे ऊपर कोर्ट में। देन कोई बर्थ सर्टिफिकेट, लैंड रिकॉर्ड, पैन कार्ड एंड सो ऑन, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, ईपीएफ। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी कि सरकार ये कह रही है वीरे कुछ ले आओ, कोई कागज ले आओ, हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। तो इसको रट्टा नहीं मानना है, बस एक बार आप पढ़ लीजिए। क्लियर है यहां तक? वन लास्ट थिंग, नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेज। सिटीजनशिप अगर कोई भी फॉरेनर लेता है तो ये रूल है ही साथ में कि आपको किसी ना किसी इंडियन लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां पर कोई 10वीं पास का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बल्कि क्या करेंगे, दैट सेल्फ डिक्लेरेशन। बस वो सेल्फ डिक्लेयर कर देगा कि मैं पर्टिकुलर इंडियन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी रखता हूं, एंड द सिटीजनशिप विल बी ग्रांटेड। एनी डाउट? लार्जली उसी से रिलेटेड। एनी डाउट? एनी डाउट? डन? चलिए, पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट अंडर आईटी रूल्स। ओके, तो बेसिक गेम ये है कि सर, जैसे हमने कल भी बात की थी कि बहुत सारी फेक न्यूज, मिसलीडिंग न्यूज वो मीडिया और सोशल मीडिया में धड़ल्ले से प्रमोट की जा रही है। अब उसकी वजह से क्या है कि सोशल केओस की प्रॉब्लम रहती है, दंगे होने की प्रॉब्लम हो सकती है, या देश की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। जैसे बहुत सारी आप वीडियोस देखेंगे, कहीं युगांडा की वीडियो उठा लेंगे, कह देंगे असम में मुस्लिमों के साथ ऐसा हो रहा है, या वहां पर हिंदुओं के साथ ऐसा, कम्युनल एंगल है। फिर मिसलीडिंग यूज, डीप फेक वीडियोस, आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह का बहुत ज्यादा सिस्टम में चल रहा है। जैसे हमने पहले बात की थी कि जैसे ऑल्ट न्यूज है एक, अगर आप देखें तो ऑल्ट न्यूज भी ज्यादातर फैक्ट चेक का काम करता है। मतलब ऐसे कुछ चेक कर लेना कि कोई इमेज है, तो इंटरनेट सिस्टम में जब भी आई, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई ओरिजिन तो होगा, जो वो पहली बार सिस्टम में फीड की गई है, तो सर्च कर करके ओरिजिन तक पहुंचते हैं और फिर मीडिया में रखते हैं कि ये फेक न्यूज है, ये मिसलीडिंग न्यूज है। लेकिन अब सरकार ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंडर एक फैक्ट चेक यूनिट एस्टेब्लिश की गई है। क्या काम करेंगे ये? इसी तरह की न्यूज को, जो भी मटेरियल मीडिया और सोशल मीडिया में आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे। क्लियर है यहां तक? 3 चीजें लिखिए इसके अंदर, लिख लीजिए इसको भी। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? फैक्ट चेक यूनिट एक्टिंग एज डेटरेंट, डेटरेंट टू क्रिएटर्स and disseminators, creators and disseminators of fake news and misinformation. Fact check unit is mandated to counter misinformation on government policies, initiatives and schemes. Government policies, initiative and schemes, either suo motu, तो एक इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, suo motu powers इनके पास, और अंडर रेफरेंस वाया कंप्लेंट, अंडर रेफरेंस वाया कंप्लेंट। Please write. Fact check unit will categorize the news under 3 heads: fake, misleading, true. Fake मतलब के टोटल lie, वो घटना हुई नहीं है जो बता दी गई। But what is misleading? Misleading is basically distorted.
हाफ ट्रूथ, कुछ उसमें सच्चाई बता दी और उसके बाद फैक्ट को डिस्टॉर्ट कर दिया गया, कुछ उसमें झूठ परोस दिया गया। सो सर टैगिंग होगी, जैसे ट्विटर ने काम ये शुरू किया था बिफोर एलन मस्क ने उसको एक्वायर किया। तो क्या करने लग पड़े थे, अगर कोई ट्वीट करे तो उसके साथ लिख देते थे मिसलीडिंग। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे ट्वीट को ही उन्होंने मिसलीडिंग कह दिया था, उसी की तर्ज पे बनाया गया। तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन की टैगिंग कर दी जाएगी। सो प्लीज राइट दैट फेक if information is completely false, completely false. Second, if content has selective representation of facts or figures, or with distortion of facts or figures, distortion of facts and figures. True, if it is factually correct. Now matter is already sub judice. नोटिफाई इसको कर दिया गया था, लेकिन कोर्ट में केस चला गया। अच्छा, सरकार ये कर रही है, अब तक हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट बात की कि यार ऐसा होना चाहिए, बट व्हाट कैन बी द पोटेंशियल हार्म ऑफ दिस थिंग? प्राइवेसी से पहले हम स्पीच एंड एक्सप्रेशन की ना बात करें। एग्जैक्टली। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर ही अगर आजकल हमें दिख रहा है ध्रुव राठी, लेकिन मसला अकेला ध्रुव राठी का नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में जितने भी आर्टिकल्स लिख रहे हैं, द हिंदू तो खासकर क्रिटिकल है, तो कितना क्रिटिसाइज करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब क्या करना शुरू कर देंगे, अब हो सकता है सीधा उसी को, इफ नॉट फेक देन, ये तो सब्जेक्टिव नोशन है ना, मिसलीडिंग। किसान कानून आए थे तो कितना आर्टिकल्स उसके ऊपर लिखे गए, तो क्या कह देंगे, नहीं नहीं आप तो क्या कर रहे हो, किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो सर। सो इट कैन हिट एट द वेरी रूट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. It can have chilling effect upon freedom of speech and expression. Clear है यहां तक? Any doubt? ये सिर्फ फैक्ट चेक यूनिट है, सिर्फ टैगिंग है, इसमें कोई प्यूनिटिव प्रोविजन नहीं है। हाँ, कर रहे हैं अभी वो काम बेसिकली, बट अभी कोर्ट के अंदर है ये सारी चीजें। क्लियर है यहां तक? चलिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड. पहले तो सीधा करंट अफेयर लिख लीजिए. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ईवी स्कीम, electoral bond scheme, is violative of right to information under article 19(1)(a). Yes Pankaj, government can censor the news. चलिए, they also infringe upon free and fair elections. Free and fair elections. By the way, free and fair election is also a part of basic structure of the Indian Constitution. Clear है यहाँ तक? चलिए, further, please write, Supreme Court also quashed amendment made to Income Tax Act and Representation of People's Act
Representation of People's Act, which made donations anonymous. ये भी स्क्रैप डाउन किया गया। दो एक्ट में अमेंडमेंट हुई थी, आईटी एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। सी गेम क्या है सारे की, एक्चुअल में जो आपका एफसीआरए है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन डोनेशन नहीं ले सकती। क्लियर? आई रिपीट, under FCRA, political parties cannot receive foreign donation or foreign funding. आरपी एक्ट में अमेंडमेंट करके इसी की एक्सेप्शन तैयार की गई थी। तो विद द कमिंग ऑफ ईबी स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के साथ साथ यह भी तय किया गया कि फॉरेन फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी रिसीव कर लेंगे, और इसको भी स्क्रैप डाउन कर दिया गया। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? ओके, ठीक है, करंट अफेयर क्लियर। नाउ कम, व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम? एनीवन? क्या थी ये स्कीम? पंद्रह। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो डेटा शो होने के बाद पता भी लगा था। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आई? राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन कैसे है इसके अंदर? एनोनिमस, एनोनिमस। क्विड प्रो को ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, इनकम टैक्स में एग्जम्पशन है। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, मीडिया रिपोर्टिंग को छोड़ते हैं, पहले समझ लेते हैं ईबी स्कीम ऑपरेट कैसे करती थी। सिंपल समझिए, या इसमें मेन गेम हमारे पकड़ने का है, एनोनिमिटी कैसे आ रही है इसके अंदर, इंफॉर्मेशन का वायलेशन कैसे है। किसी को नहीं पता लगेगा कौन पर्सन कितनी फंडिंग किस पॉलिटिकल पार्टी को कर दे रहा है, और ज्यादा बड़ा खतरा ये कि फॉरेन फंडिंग अलाउ है। तो यू नेवर नो कि किस पॉलिटिकल पार्टी को ओमान से टेरर फंडिंग हो रही है या पाकिस्तान से हो रही है, या फिर यार गल्फ कंट्रीज में ना सॉवरन फंड है उनके पास, पेट्रो डॉलर्स के, वो किसी भी इकोनॉमी को अप एंड डाउन कर सकते हैं अगर वही आपकी सीधा पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वेस्ट करने लग जाएं। सऊदी में अरामको, द बिग ऑयल कंपनी, कल को वो कोई खास यहां पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने लग जाए कि कल को यहां पर ऑयल मार्केट इंडिया का सारा हम संभालेंगे, तब क्या गेम होगी? लीव अपार्ट अवर ऑन बिजनेसमैन एंड क्रोनी कैपिटलिज्म एंड ऑल दैट थिंग। क्लियर? तो खतरा लार्जर था इसके अंदर। अब ये ऑपरेट कैसे करता है? सो सिंपल है, एक प्रोमिसरी नोट इशू होगा इसके अंदर, जो आप कागज कह रहे हैं उसको प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। जैसे आप नोट पे पढ़ते हैं कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं एंड ऑल दैट थिंग। इस पर एक होगा सीरियल नंबर और इस पर होगी अमाउंट। ना पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, ना डोनेशन करने वाले का नाम। क्लियर? और ये होंगे 1000 के मल्टीपल में, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, और फिर कोई कैप नहीं है। तो कोई बड़ा बिजनेसमैन है वो 1-1 करोड़ के 500,000 इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर सकता है, 1000 के मल्टीपल में मिल रहा है। अब सपोज कोई भी पर्सन है, आपको फंड करना है से बीजेपी को, से कांग्रेस को, आप चुप करके एसबीआई की डेजिग्नेटेड ब्रांच में आप जाएंगे,
ऐसा नहीं है सारे बैंकों में मिलेगा। एसबीआई की कुछ डेजिग्नेटेड ब्रांच हैं, क्वार्टरली अवेलेबल होगा, सारा साल ये खुले नहीं रहेंगे। साल में 4 महीने, शुरुआती 10 दिन ये सेल के लिए ओपन होंगे। इलेक्शन ईयर है अगर स्टेट में या सेंटर में, तो यही 15 दिन अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आप बैंक गए, आपने 500 करोड़ के ईबी परचेज कर लिया, वो करोड़ के मल्टीपल में आपको 500 उठा के दे देंगे, आपके खाते से पैसा ट्रांसफर हो गया बैंक के पास। क्लियर? और आप ये ईबी लेकर बाहर आ गए। अब इस पर ना तो आपका नाम लिखा है ना पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखा है, लेकिन हाँ, एसबीआई ने क्या किया, अपने अकाउंट में तो एंट्री कर ली ना, इस सीरियल नंबर का इतनी अमाउंट का ईबी कौन पर्सन लेके गया, एसबीआई के पास डेटा आ गया, एसबीआई ने अपने पास रख लिया। आप बैंक से बाहर निकले, अब सर आपकी मर्जी है, क्योंकि इस पे कोई टैगिंग तो है नहीं पॉलिटिकल पार्टी की। आप या तो ये 500 करोड़ उठा के बीजेपी को दे दें, या आप करें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा करते हैं थोड़े पैसे देते हैं बीजेपी को, और मेरा तो बिजनेस बंगाल में भी है, थोड़े ममता दीदी को दे आता हूं, पंजाब में आम आदमी पार्टी को दे देता हूं। तो आप ये ईबी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते हैं। आपने कर दिया, उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी को ये इनकैश कराना होगा। तो आपने जिस पार्टी को दिए वो एसबीआई डेजिग्नेटेड ब्रांच जाएंगे, ये ईबी जमा कराएंगे और बैंक से पैसा पॉलिटिकल पार्टी के खाते में। लेकिन यहां पर भी फिर से वो एंट्री करेंगे ना कि इस सीरियल नंबर के ईबी किस पॉलिटिकल पार्टी के खाते में गए। तो कुल मिलाकर बात यह कि देश में किसी को नहीं पता है कि कौन पर्सन, कौन कॉरपोरेट किस पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर रहा है। पता किसे है? पता है एसबीआई को। एंड नीडलेस टू से दैट एसबीआई कम्स अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। कितना टाइम लगेगा निर्मला सीतारमन मैम को एक व्हाट्सएप मैसेज पे ये सारी इंफॉर्मेशन मंगाने में? सो एनोनिमिटी है, बट हु मे हैव एक्सेस? द रूलिंग पार्टी। और उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद मे बी पॉलिटिकल परसिक्यूशन। तो निर्मला मैम ने सारा डेटा मंगाया, बिना पढ़े दे दिया अमित शाह को कि सर आप ही देख लो। और फिर उन्होंने फिगर आउट करना शुरू किया, अच्छा एबीसी पर्सन आप कांग्रेस को फंड करोगे हमारे होते हुए, हम मर गए हैं क्या? XYZ आप ममता दीदी को सपोर्ट करोगे, हम मर गए हैं क्या? दैट्स वाई आप देखेंगे जितना भी डेटा रिवील हो पाया है उसमें लार्जर चंक गॉन टू बीजेपी। बीजेपी क्योंकि इस वक्त पावर में, अदरवाइज कोई भी रूलिंग पार्टी होगी, कल को कांग्रेस आ जाएगी, कल को उनके खाते में फंडिंग होगी। गेटिंग माई पॉइंट? सो ऑन द बेसिस ऑफ एनोनिमिटी, एनोनिमस है, देश में लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कौन किसको फंड कर रहा है। आप जीएसटी कलेक्शन के नाम पर बिजनेस हाउसेस पर रेड कर रहे हैं सर, आप इनकम टैक्स के नाम पे टैक्स टेररिज्म फैला रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे एक्टिविस्ट ऐसा कहते हैं, ठीक है। आपको हर चीज की जांच चाहिए कि किसके पास कहां से पैसा आ रहा है। एफसीआरए के रूल हमने देख लिए कितने स्ट्रिंजेंट किए हुए हैं। जब बात पॉलिटिकल पार्टी की खुद की फंडिंग आ रही है, दे आर साइलेंट, हम नहीं कुछ बताएंगे। दैट्स व्हाई इट इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। एनी डाउट प्लीज आस्क। ओके, अच्छा इसमें बस एक इंफॉर्मेशन और याद कर लीजिएगा, जस्ट फॉर द प्री पर्पस, एडिशनली नोट्स में आपको ये सब मिल जाएगा। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ईबी के थ्रू डोनेशन ले सकती थी। तो इसमें बस एक रूल था, लास्ट इलेक्शन में जिस पॉलिटिकल पार्टी को टोटल वैलिड वोट्स का 1% मिला है, आई रिपीट, ऐसा नहीं है कि कोई आजाद उम्मीदवार है वो ईबी के थ्रू डोनेशन ले लो। दिस इज अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, सो हियर इट विल बी कमिंग एनीवेयर। ठीक है, यहां पे नहीं है पर लिख लीजिए। ये रहा, एनी पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A of RPA, 29A of RPA has secured at least 1%
1% of the votes polled in the most recent general election or assembly election. General election or assembly election. तो ये भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी था. छोटी छोटी पार्टीज हैं, रीजनल पार्टी हैं, 4-5 सीट पे इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, अपना दल वगैरह एंड ऑल दैट थिंग, तो वो ईबी के थ्रू डोनेशन नहीं ले पाएंगे. क्लियर है यहां तक? सर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये भी एक करंट अफेयर अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज इन्फर्ड फंडामेंटल राइट फ्रॉम आर्टिकल 19(1)(a. See, this is the philosophy. What is Article 19(1)(a)? That is freedom of speech and expression. But how can I express myself? So this is inherently having right to know. वहां से एमिनेट हो रहा है. यार मुझे कभी कुछ चीजें पता होंगी तब मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगा ना. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इनहेरेंटली हैविंग अ राइट टू नो. मुझे चीजों का पता भी होना चाहिए, तभी मैं अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस कर पाऊंगा. ये वो फिलोसॉफिकल पार्ट है. क्लियर? जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इनहेरेंटली हैविंग राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस एज वेल. मीडिया ड्रॉज इट्स पावर फ्रॉम आर्टिकल 19(1)(a. उसी तरह राइट टू नो ऑल्सो रिलेटेबल टू आर्टिकल 19(1)(a. एनी डाउट? क्लियर? चलिए लिखिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. तो समझ लीजिए गेम क्या है. कोशिश है कि जितने भी एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं उनको कम से कम 300 यूनिट फ्री बिजली प्रोवाइड की जा सके. लेकिन 300 फ्री बिजली वो नहीं जो पंजाब के अंदर चल रही है, तो इसको सोलर से रिलेट किया गया. तो किया यह जाएगा, किसी भी पर्सन का अगर पक्का हाउस है विद रूफ, मतलब फ्लैट वालों को नहीं मिलेगी ये चीज, तो अगर किसी का पक्का हाउस है जिसके ऊपर छत है, तो वहां पर सब्सिडी के थ्रू क्या किया जाएगा? सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे. तो बेसिकली एक सब्सिडी प्रोग्राम है टू इंस्टॉल सोलर सिस्टम एट हाउसेस. आगे हम नोट कर लेंगे सोलर पैनल के लिए 40% सब्सिडी सेंटर सरकार देगी. इसके अलावा फिर अगर ओवरऑल इंस्टॉलेशन की बात है कि 2 किलोवाट है, कितने किलोवाट है, उसमें ओवरऑल 60% सब्सिडी हो जाएगी. हाँ जी, स्टेट डिफरेंट चल रहे हैं, बस ये क्योंकि सेंटर किया तो हम सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं. क्लियर? तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब सोलर सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे तो लगभग 300 यूनिट बिजली वो खुद से प्रोड्यूस कर पाएंगे इन द लॉन्ग रन. इसी के आगे चलते हुए फिर क्या किया जाएगा? मॉडल सोलर विलेजेस बनाए जाएंगे. तो उसकी एक्सटेंशन क्या है कि गांव में हर घर के अंदर ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जा सके. बेसिक एंड सिंपल. Any doubt? Please write the factual part. Aim to light up 1 crore household. 1 crore household. And provide up to 300 units of free electricity every month. 300 units of electricity every month. Eligibility criteria: applicant must be an Indian citizen. Must be an Indian citizen. Must have a house with roof. With roof. Then applicant must have a valid electricity connection. और जैसा हमारे साथी ने कहा कि स्टेट की भी है इस तरह की स्कीम, तो फिर वो ऐसी किसी और स्कीम का बेनिफिशियरी ना हो. हाउस होल्ड मस्ट नॉट हैव अवेल्ड
any other subsidy for solar panels. Any other subsidy for solar panels. Please write. Subsidy will cover up 40% of the cost of solar panels. Next, center will fund 60%. 60% of the cost of installing 2 kilowatt system and 40% of the cost of 2 to 3 kilowatt capacity. 40% 2 to 3 kilowatt capacity. ठीक है, बस 40% सब्सिडी याद रख लीजिएगा और ज्यादा कुछ नहीं. बस एक फैक्ट लिखिए आगे. मॉडल सोलर विलेज. मॉडल सोलर विलेज will be developed in each district. In each district. I have to check. रिन्यूएबल मिनिस्ट्री हो सकती है, बट क्योंकि फैक्ट है तो चेक करेंगे. लिखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024. 1 प्री में सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं. सेकंड मेंस में यू आर हैविंग कोटिंग वैल्यू, कि आप कोट कर सकते हैं इसको. So there is a civil society called RSF, Reporter Sans Frontier. क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है वो यूरोपियन पत्रकार इसके अंदर शामिल हैं. इंडिया से इंडियन एक्सप्रेस के भी कुछ पत्रकार इसके अंदर शामिल हैं. तो है क्या कि दुनिया भर के मुल्कों से जो मीडिया हाउसेस हैं, रिपोर्टर्स हैं, उन सब ने अपना एक कॉन्ग्लोमरेट बनाया हुआ है. तो एक एजेंसी बना ली है, रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर्स, या जब इंग्लिश में कहा जाता है तो कहते हैं रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स. क्या फिर ये क्या काम करते हैं? डिफरेंट कंट्रीज को रैंक देने का काम करते हैं. फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, लीगल पर्सपेक्टिव, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, कि उस कंट्री के अंदर मीडिया को कितनी आजादी है, कितना फ्रीली वो रिपोर्ट कर सकते हैं. मतलब सिंपली ये कि क्या रिपोर्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए लॉज हैं आपकी कंट्री के अंदर, या सरकार कहीं सेंसरशिप लॉज तो नहीं लेके आ रही है कि मीडिया की रिपोर्टिंग वो होने नहीं दे रहे हैं, जिसको कहते हैं प्री सेंसरशिप. जैसे हुआ था ना इमरजेंसी के टाइम पे. तो इमरजेंसी के टाइम पे ये होने लगा था कि एडिटर्स न्यूज़पेपर में कल क्या आर्टिकल लिखेंगे, पहले ये संजय गांधी ऑफिस जा रहा था. वो फेमस एनेक्डोट है ना कि आई.के. गुजराल साहब आईबी मिनिस्टर हुआ करते थे, और उनको संजय गांधी ने बुला के कहा कि मेरे मना करने के बावजूद ये आर्टिकल छप कैसे गए, और बड़ी बदतमीजी से बात की. तो आई.के. गुजराल ने रिटर्न बैक किया था, आई एम योर मदर्स मिनिस्टर्स नॉट योर्स. और अगले दिन वो आईबी मिनिस्टर नहीं रहे. या फिर एल.के. अडवाणी साहब ने कोट किया था बाद में मीडिया के लिए, दैट यू वर आस्क्ड टू बेंड, यू स्टार्टेड ट्रॉलिंग. आप इतना ज्यादा तो सरकार ने भी झुकने को नहीं कहा था जितना ज्यादा आप झुक गए. तो क्या हो सकता है सर? पॉलिटिकल प्रेशर्स. यहां तक के पत्रकारों की फिजिकल सिक्योरिटी कितनी है. हैव यू रेड अबाउट गौरी लंकेश मैम? शी वॉज शॉट डेड इन फ्रंट ऑफ द हाउस. इवन फिजिकल सिक्योरिटी, लीगल सिक्योरिटी कितनी है, सेंसरशिप लॉस कितने हैं, इकोनॉमिक. जैसे आज आप अगर मीडिया की आज़ादी की बात करें, हालांकि उतना डिटेल में नहीं है टॉपिक, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त मीडिया की आज़ादी के लिए खुद उनका रेवेन्यू मॉडल है. रेवेन्यू मॉडल से मेरा क्या मतलब है? एनीवन क्या प्रॉब्लमैटिक है इस वक्त मीडिया, और ये हमारे यहाँ नहीं, ग्लोबली
सबसे बड़ा चैलेंज तो उनका इंटरनल है. सो व्हाट आई मेंट बाय रेवेन्यू मॉडल ऑफ मीडिया हाउसेस, बीट प्रिंट, बीट ऑडियो विजुअल, एनीवन? यार आप समझिए कि आप तो हो ना वो ज़हीन लोग जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो. तो सर वो 5-7 रुपए का पेपर आता है, जितने पैसे वो आपसे ले रहे हैं उससे ज्यादा तो उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है. तो आपको लग रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस आपको अखबार बेच के पैसे कमा रहा है? नहीं सर. जो लार्ज सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है इनका एड्स. और एड कहां से आती हैं? अब वो भी मत सोचना कि मैट्रिमोनियल एड से कमा रहे. रिश्ते ही रिश्ते, टूलेट ले लो एंड ऑल, नहीं, उससे इतनी कमाई नहीं है. एड लार्जली आपके या तो देगा कॉरपोरेट, जब पतंजलि अपनी एड के लिए पूरा फ्रंट पेज बुक कर लेगा, या फिर देगी गवर्नमेंट. तो आप अखबारों में देखते नहीं है कि तेलंगाना गवर्नमेंट के 4-4 पेज का एड मोहाली एडिशन में आ रहा होगा. अब बात सिर्फ फ्रंट पेज की नहीं है, आप उठा के देखें न्यूज़पेपर, 4-4 पेज की एड है, फुल पेज एड. ऐसे ही आम आदमी पार्टी पंजाब की एड बेंगलुरु में छप रही है. तो लार्जली आपका रेवेन्यू सोर्स क्या है सर? या तो हो गए कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट के लिए, या फिर खुद गवर्नमेंट अपने प्रचार के लिए. तो अल्टीमेटली यहां से पैसा आ रहा है. तो फिर मीडिया हाउसेस क्या कर रहे होंगे? जाहिर सी बात है वो इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे जो जिस कॉर्पोरेट से उनको पैसा आ रहा है. अगर उन्हीं के खिलाफ रिपोर्टिंग करेंगे वो अपनी ऐड बंद नहीं कर देंगे. ऐसे ही पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, अगर उसको पता लगे कोई न्यूज़पेपर हमारा क्रिटिकल है तो हम इसको ऐड क्यों देंगे? अब इसी चीज को उठा के आप ले जाइए कहां पर? न्यूज टीवी. तो आप, अब मैं, यार चलो सबको पता ही आज तक वगैरह कितनी हैवी एड्स हैं. खुद गवर्नमेंट इनको कितना सारा एड का टेंडर दे रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? वहीं पे प्रायर टू अडानी एक्विजिशन एनडीटीवी के पास कितनी एड थी? सरकार ने अपनी एड देनी बंद कर दी. क्यों? क्रिटिकल हो, हम एड नहीं देंगे, सर्वाइव करके दिखाइए आप. तो हम कई बार फोकस तो करते हैं, अगर आप मेंस की तरफ लिख रहे हो तो मीडिया की आजादी पे, चाहे वो पोलराइजेशन हो, पॉलिटिकल हो, वो सब लिखें. लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्लोबली, दैट इज द रेवेन्यू मॉडल ऑफ योर मीडिया. इस पे जरूर लिखिएगा. क्लियर है यहां तक? चलिए, आरएसएफ हालांकि इस पे डिटेल में बात नहीं करता है, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिक पे थोड़ा बहुत पॉइंट की बात करेगा. एनी डाउट? चलिए आ जाइए सर. लिखा है पहले तो एजेंसी लिखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, या आरएसएफ भी लिख लीजिएगा, रिपोर्टर्स सिंस फ्रंटियर्स. प्लीज डू राइट. It covers 5 categories. It covers 5 categories. Political context, legal framework, economic context, socio-cultural context, and security. And security. Please write key findings. Point 1, decline in political indicators. ये मैं ग्लोबल बात कर रहा हूं. Global average fall is 7.6%. %7.6% का एवरेज. सब जगह आप देखिए लीडर्स कौन बैठे हैं, ज्यादातर जगह कंजर्वेटिव लीडर्स हैं. जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो उनके विचार आप देखिए मीडिया के बारे में क्या है. ठीक है, तो सभी जगह डाउनग्रेड है. देन कम फेलियर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट जर्नलिज्म. And there is increase in state pressure
and hostile actions. And there is lack of international will. जैसे इंडिया में ही है तो बहुत सारे जर्नलिस्ट के ऊपर क्या करेंगे, यूएपीए इन्वोक कर देंगे. सिद्दीकप्पन केस हुआ है इंडिया में, यूपी. तो सिद्दीकप्पन साउथ के किसी लोकल मैगजीन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर रिपोर्टिंग का काम करते थे. यूपी में हाथरस रेप केस हुआ, उसको कवर करने के लिए अभी जा रहे थे. अभी मतलब हाथरस भी नहीं पहुंचे, रिपोर्टिंग तो बाद में करनी थी. यूपी पुलिस ने बीच में ही देख लिया, बोले ये आंगड़े मांगड़े कितने तो रेफर था, उठाया, यूएपीए के अंदर कर दिया. नाउ दिस इज एंटी टेरर लॉ. आप एक जर्नलिस्ट के ऊपर सर एंटी टेरर लॉ इन्वोक कर रहे हैं, उसको हाई कोर्ट से बेल नहीं हो पा रही है, 8-9 महीने जेल में रहे, एंड विदाउट डूइंग रिपोर्टिंग. तो इस तरह के स्टेट एक्शन, हॉस्टाइल एक्शन हैं स्टेट के. देन यू कम टू, प्लीज डू राइट दिस इंपॉर्टेंट, twofold increase in polarization amplified by information chaos. Like there's too much of information. इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन फीड इन की जा रही है, आईसीटी रेवोल्यूशन एंड ऑल दैट, कि आप उसको प्रॉपरली एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हैं. एंड देन कम्स द पोलराइजेशन. दैट कैन बी पॉलिटिकल पोलराइजेशन. जैसे यूएस में आपको पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखने को बहुत मिलेगा, या तो हार्डकोर कंजर्वेटिव हैं या हार्डकोर डेमोक्रेट्स हैं, एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है. या फिर यही पोलराइजेशन हो सकता है रिलीजियस, एथनो नेशनल. जैसे इंडिया में भी एक चीज हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि मीडिया के अंदर रिलीजियस पोलराइजेशन काफी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है. मतलब आप कोई भी चैनल उठाकर 15 से 20 मिनट देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा ये प्रो गवर्नमेंट है या एंटी गवर्नमेंट है. पहले वो यूपीएससी जोक चलते थे ना कि यार बजट आया, बोले पढ़ के क्या फायदा है, अगर बजट की अच्छी बातें जाननी है तो सुधीर चौधरी का शो देख लो, और अगर बजट की कमियां जाननी है तो रवीश कुमार सुन लो. प्रो एंड एंटी गवर्नमेंट स्टैंड. सेम विद द रिलीजियस पोलराइजेशन. सर कितना कुछ फैलाया गया मीडिया के अंदर. मतलब मीडिया ने यह तक रिपोर्ट किया है कि कोरोना जिहाद चल रहा है. तो यू नो दिस वर्ड, जिहाद. क्या होता है जिहाद? हाँ जी, जिहाद बताओ. वो सफिक्स प्रीफिक्स नहीं पूछ रहा हूं, जिहाद क्या है? हम्म. प्रैक्टिस करोगे तो This is more relatable. See now again, information chaos. Too much of information. 41 बार जिक्र आया है कुरान शरीफ में जिहाद लफ्ज का, और कहीं पर भी उसको ऐसा कोई जंग से रिलेटेबल नहीं है. यार हर रिलीजन, अब मेरी इस्लाम की नॉलेज बहुत लिमिटेड है तो मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ जो मैं भी इंफॉर्मेशन chaos क्रिएट कर दूँ, बट जस्ट टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. यार हर रिलीजन के अंदर कुछ ना कुछ है ऐसा, धर्म युद्ध है ना, होली वॉर, जिहाद. अब गेम तो उसकी इंटरप्रिटेशन की है. जैसे जिहाद की अगर हम प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन देखें तो वो कहते हैं यार बुराई के खिलाफ लड़ना है. अब वो बुराई सिर्फ आउटसाइड नहीं होती, इनसाइड बुराई भी होती है कि आप अपनी अंदर की बुराई से लड़ लीजिए. दैट इज द बेस्ट फॉर्म. फिर कुछ लोगों ने इसको फिर रिलेट करना शुरू कर दिया वही वहाबी सलाफिस्ट थियरी से कि बुराई से लड़ना, और बुरे कौन है, बोले काफिर, नॉन बिलीवर, आप उनसे लड़ें. फिर वाली थियरी आती है गजवाए हिंद कर दो एंड ऑल दैट कर दो, फैला दीजिए इसको. क्लियर. और फिर हमारे मीडिया ने क्या क्या दे दिए कि सर नए नए जिहाद हो रहे हैं. जैसे एक दे दिया गया लव जिहाद. व्हाट इज लव जिहाद? की बोले, टेल मी. वो तो सच भी है.
यू आर टॉकिंग अबाउट सैफ अली खान। हाँ, तो कुछ लोगों ने कहा कि जिहाद का मतलब इस्लाम को फैलाना, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जानबूझकर नॉन इस्लामिक लेडीज से इश्क करते हैं, शादी करते हैं और फिर उनको इस्लाम में कन्वर्ट कराते हैं। मतलब समझ रहे हो कि जिहाद का कुछ है कि इस्लाम को फैलाना है, तो या तो मैं वैसे कन्वर्ट कराऊं, कुछ लोग क्या करते हैं शादी करेंगे, तो ऐसे ही लफ्ज दे दिया, लव जिहाद। हमारे होम इस वक्त तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इनकी आप 2014 की स्पीचेस सुनिए तो इन्होंने जम के रैलियों में लव जिहाद के बारे में बात की है। फिर ये बने मिनिस्टर, इनको मिली थी होम मिनिस्ट्री। फिर मीडिया ने आके पूछा, सर लव जिहाद के बारे में आप कुछ करना, कुछ लॉ वो लाने की तैयारी है? बोले लव जिहाद क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं। टोटली मुकर गए। ये हमारी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, ये हमारा पॉलिटिकल पोलराइजेशन। और फिर जस्ट टू कट शॉर्ट, हमारे मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया, पोलराइजेशन देखिए आप किस हद तक है, कि सर कोरोना जिहाद फैला रहे हैं, जिस पर हाई कोर्ट ने मीडिया हाउसेस को पनिश भी किया है, बाद में पेनल्टीज लगाई हैं इनके ऊपर। तो क्या था, मतलब सोच के देखो कि क्या रिपोर्टिंग है, कि मैं मुस्लिम हूं और मुझे कोरोना हुआ तो मैं 4 लोगों को और कर रहा हूं। यह है कोरोना जिहाद। इनसेन पोलराइजेशन। चलिए लिखिए आगे, प्लीज राइट टॉपर्स। एशिया, साउथ एशिया तो भूल ही जाओ, स्कैंडिनेवियन, डेनमार्क, डेनमार्क, सॉरी नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। लीस्ट अफगानिस्तान, सीरिया, इरिट्रिया। ठीक है, लास्ट वाले याद रखने की जरूरत नहीं। इंडिया स्टैंडिंग, मैंने रैंकिंग लिखा है, यहां पर रैंकिंग मत लिखना, परफॉर्मेंस लिख देना। लास्ट, परफॉर्मेंस ऑन डिक्लाइन। पहले तो लिख लीजिए लेटेस्ट रैंकिंग 159। कितनी कंट्रीज में से? 180 में से 159। पॉइंट 1, दिस इज रादर pathetic performance. We are calling ourselves the largest democracy of the world, and media is considered as 4th pillar of the democracy, and we are standing at 159th place, 180 घंटे, पहले 100 में भी नहीं है। ओके, प्लीज डू राइट। परफॉर्मेंस कैसे खराब हो रहा है, तो लिखें 2022 150 रैंक था, 2023 161, और 2024 में 159। तभी मैंने कहा यहां पर रैंक मत लिखिएगा, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्यों खराब हो रही है? अब अगर आप देखें कि हम 161 से 159 पे पहुंचे हैं, रैंक तो इंप्रूव हुआ है, लेकिन ये रैंक इसलिए इंप्रूव हो गया क्योंकि दूसरी कंट्रीज और खराब परफॉर्म कर रही हैं। हम सुधार नहीं लेके आए हैं, क्योंकि हाँ जी, वो लगा लीजिए आप, ठीक है। तो ऑल थैंक्स टू अदर कंट्रीज। आप प्लीज ये नोट कर लीजिए, जो हमारा स्कोर है दैट इज फॉलिंग। सो 36 से लेके हम अब 31 स्कोर कर रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं, स्कोर लगातार डिटीरियरेट हो रहा है, तो आप एनालिसिस क्या निकालेंगे? सर इंडिया परफॉर्मेंस इज डिटीरियरेटिंग। वो रैंक वाली बात थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि रैंक तो इंप्रूव कर गया, परफॉर्मेंस खराब है। तो स्कोर हम लगातार लो कर रहे हैं, बाकी हमसे भी नकारे हैं, तो हमारा रैंक थोड़ा बेहतर हो गया। क्लियर यहां तक? एनी डाउट प्लीज आस्क। क्लियर? रैप। ठीक है, आगे कुछ है तो नहीं है? ओके, लेजिस्लेटिव प्रिविलेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, पहले ये बताइए एमपीज की इम्यूनिटी प्रिविलेज किस आर्टिकल के अंदर है? 105। ओके,
सो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है एक लाइन के अंदर? ब्राइबरी के लिए अब पीसीए के अंडर चार्ज किया जाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, इम्यूनिटी रहेगी। क्लियर? ओके। देन इट कम्स टू रूल्स नोटिफाइड अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यार रूल्स पे मुझे बहुत ज्यादा तो उम्मीद नहीं है कि सीधा रूल्स पे क्वेश्चन आए। हाँ, आपको पता होना चाहिए रूल के अंदर क्या है। दो चीजें पता कर लें। एक तो एम्पावर्ड कमेटी है, दैट इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय सेंटर, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। क्लियर? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी भी सीए है। तो 3 मुल्क आपको पता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। 6 रिलीजन आपको पता है, दैट इज हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी। एंड देन कम्स व्हाट इज द फैसिलिटी? 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आए हैं उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट कंसीडर करेंगे तो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इलीगल माइग्रेंट कंसीडर नहीं करेंगे और नेचुरलाइजेशन का टाइम कितना? 5 इयर्स। सिटीजनशिप ले लीजिए। रूल्स नोटिफाई होने के बाद अब सिटीजनशिप मिलना शुरू हो जाएगी। देन पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट। कितनी कैटेगराइजेशन है इसके अंदर? 3 कैटेगराइजेशन। कौन कौन सी? फेक, मिसलीडिंग, ट्रू। क्या पनिशमेंट एस्पेक्ट भी है इसके अंदर? इट्स अबाउट टैगिंग। ओके। देन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिक्लेयरिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? दो चीजें पकड़े, वायलेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) एंड सेकंड, इट इज अगेंस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एज वेल। क्या? कब इंप्लीमेंट हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम? ठीक है, 2017 के फाइनेंस बिल में इसको लेके आए थे, लेकिन इंप्लीमेंट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कब हुई? 2018। ये भी अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि उसको मनी रूट से लेके आए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज पास्ड इन फाइनेंस बिल ऑफ 2017। व्हाट इज फाइनेंस बिल? जब बजट पास होने की आखिरी स्टेज होती है तो फिर एक फाइनेंस बिल पास किया जाता है। 2 बिल पास होंगे बजट जब फाइनली पास होगा, एक एप्रोप्रिएशन बिल, दूसरा फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल इज द लास्ट स्टेज ऑफ पासिंग द बजट। और फाइनेंस बिल के अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट की इनकम साइड, सारे टैक्स गेट्स वैलिडेशन अंडर फाइनेंस बिल। बट आप ये बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का कुछ गवर्नमेंट से लेना देना है? इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट फंडिंग, इट्स अबाउट सर पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग। सो ये भी अपने आप में इशू था कि सरकार ने जानबूझकर इसको मनी बिल के तौर पे पास किया है, जबकि ये मनी बिल का मैटर था ही नहीं। रेज योर हैंड, व्हाट आर द मनी मैटर्स अंडर आर्टिकल 110? रेज योर हैंड। अंडर आर्टिकल 110 देयर आर सर्टेन मनी मैटर्स। है ऐसा कुछ? यार मैं अरबी बोल रहा हूं। रेज योर हैंड, व्हाट आर मनी मैटर्स? क्या हो गया भाई, क्या हो गया? बातें हो रही हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, फैक्ट चेक यूनिट, सुप्रीम कोर्ट, इम्यूनिटी। ट्राई करे, क्लैरिटी नाल दसी यार, मजा आऊ। बस मुझे मैनू सिर्फ मनी मैटर दसो वीरे। वेरी गुड। सारा कुछ एक से 10 घंटे का एक तो सॉलिड फंड ऑफ इंडिया वाला सारा एक चार्ज एक्सपेंडिचर वाला तो ये ध्यान फंड्स में आ जाएगा। हाँ, गुड। यार एक चीज, एक कीवर्ड दे दो बस। टैक्स बिल्कुल सही है, डू नॉट कंफ्यूज विद CFI। ओके ओके। बोरोइंग इनकम रिसीट CFI की बात आप कर रहे हैं। क्लियर है? अब 3 मनी मैटर याद आ जाएंगे फिर, प्लीज ट्राई इट। टैक्स, बोरोइंग, फंड्स, सारे फंड इकट्ठे कर लो, चार्ज नॉन चार्ज सारे आ जाएंगे। देखो सुनो, याद रखने के तरीके समझिए। अदरवाइज आर्टिकल 110 में 6 मनी मैटर है, 7वां है एनी मैटर इंसिडेंटल अपॉन इट। लेकिन आप उन 6 के 6 की, और प्लीज आज रिवाइज कर लीजिएगा इसको, ठीक है?
उन सबकी थीम देखोगे तो 3 कोर एरिया निकल के आएगा, टैक्स, बोरोइंग, फंड्स। तो पहले में है टैक्स इंक्रीज, डिक्रीज, ऑल्ट्रेशन, इंपोजिशन, अबॉलिशन, एनीथिंग। दूसरे में आ जाएगा बोरोइंग, सरकार कुछ भी बोरो कर रही है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और फिर इन 2 के बाद आप जो 4 टॉपिक देखोगे दैट इज रिलेटेबल टू फंड्स। कहीं सीएफआई की बात हो रही है, कहीं पीआई की बात हो रही है, तो कहीं चार्ज या नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। तो बाकी 4 टॉपिक में आपको घूम फिर के फंड मिलेंगे। तो मैं सिंपली क्या याद रखूं, कम से कम कोर तो मुझे पता हो कि अगर मुझसे मनी मैटर पूछे गए तो मैं सिंपल कहूंगा टैक्स, बोरोइंग, फंड्स, एज प्लेन एज इट इज। तो जोर से बोलो, क्या है मनी मैटर? टैक्स, बोरोइंग, फंड्स। अब अल्टीमेटली हमें पता है कि मनी बिल वही होगा जो सिर्फ इन 3 टॉपिक के ऊपर है। कट शॉर्ट, ईबी स्कीम टैक्स है? नो। बोरोइंग है? नो। क्या इसका फंड से कुछ लेना देना? ये पैसा सीएफआई में जाएगा? स्टिल इट वाज पास्ड एज मनी बिल, फ्रॉड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे आ जाइए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ठीक है, 1 करोड़ घरों को रोशन करना है, 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है, और क्या करना है, मकान हो, छत हो, 40% सब्सिडी मिल जाएगी, और आगे जाके मॉडल सोलर विलेजेस हम डेवलप कर देंगे। एंड लास्टली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। 2-3 चीजें बताओ, इशू कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्या क्या पिलर्स हैं इसके, कुछ याद है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, सिक्योरिटी। इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का करंट रैंक क्या है, याद करके उठेंगे। डिसाइड कर लो आपस में इन वन वॉइस। 159। 161 से रैंक इंप्रूव किया, 159 पे हुए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस डिटीरियोरेटेड है। तो प्लीज रिमेंबर द रैंक, वी आर स्टैंडिंग एट 159। एनी डाउट? दैट विल बी ऑल, थैंक यू।